और आज जो है वो बायोडाइवर्सिटी का जो मैं कह रहा था वीडियो डालने के लिए, तो उसको मैं डाले दे रहा हूँ। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मैंने लेक्चर दिया था, जो हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग है, इसके बाद से पढ़ेगा, वो शाम तक आज बन के तैयार हो जाएगा। एक एक सेशन रहेगा उसका, ज़्यादा नहीं है। लॉ के बाद से मैं जो है इन्वायरमेंटल जियो साइंसेज और मैनेजमेंट में से कोई एक शुरू करूँगा, तो कीप इन टच रहिएगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिविंग डाइवर्सिटी को हम इसमें देखते हैं। और इस साल का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1972 में पहला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून को शुरू हुआ था, और हर साल हम अपने पर्यावरण के लिए एक थीम देते हैं और उसको बनाते हैं। तो आगे चलते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश और बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने भी रखा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मैं खुद की परिभाषा भी बनाता हूँ। 10 किताब को पढ़िएगा तो खुद के विचार बनेंगे। उनके विचारों को कॉपी मत कीजिए, अपने खुद के विचार बनाइए। तो वैसे ही मैंने एक बनाया कि द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ विथ सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द हेल्दी, वेल्दी एंड स्टेबल इन्वायरमेंट इज बायोडाइवर्सिटी। पूरे 9 प्लैनेट में सोलर सिस्टम के, और अभी तक जितने भी हम नोन को जान रहे हैं, हमारी अर्थ एक लिविंग प्लैनेट है, क्योंकि इस पे जीवन है। और बायोडाइवर्सिटी हर आयाम में जीवन के बारे में और जीवन के लिए होती है। उनके डेटाज, उनके आंकड़े रखे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी किसी भी नेशन का वेल्थ भी होती है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देश को मदद करती है। बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें किसी भी कंट्री में प्रोग्राम की जाती हैं। जैसे कोई कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ, जैसे कोई प्रोजेक्ट टाइगर या एलिफेंट चलाना हुआ, ये सारी चीज़ें, EIA करना हुआ, उसमें भी बायोडाइवर्सिटी आता है। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा एक अलग पायदान पे अपना महत्व रखती है। टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉल्टर जी रोसन ने दिया था। वॉल्टर जी मीन्स गिब्स रोसन ने दिया था 1986 को। उन्होंने बताया कि वर्नेबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, चाहे वो इंटरनेलिया हो या टेरेस्ट्रियल हो या मेरेन हो या एक्वेटिक हो, इकोसिस्टम का हो या इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स से हो, वो कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी में आता है। डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीसीज। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पूरे दुनिया में बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई 3 ही भाग में किया गया है: स्पीसीज, इकोसिस्टम और जेनेटिक्स। एक आता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, कहीं कहीं पे लिखे हुए हैं लोग। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि यही सब कलेक्टिवली, ठीक है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का कोई औचित्य नहीं है लिखने का। आप अलग अलग डाइवर्सिटी में 3 ही डाइवर्सिटी क्लासिफाइड है। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी वैरायटी और अबंडेंस ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट टाइप के एक पर्टिकुलर एरिया पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में कई तरह के स्पीसीज हैं। मान लीजिए कि कई ह्यूमंस, ये स्पीसीज की जब बात करते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ह्यूमन एक स्पीसीज है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बर्ड एक स्पीसीज, आंट अलग स्पीसीज है, सारे स्पीसीज अलग अलग है। अब ये नहीं कि ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग अलग स्पीसीज आप बोलने लगे, एक ही है। ह्यूमन जो है अपना नाम खुद ही दिए हैं, और हमारा नाम है होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस सैपियंस मतलब वाइज मैन होता है, बुद्धिमान प्राणी, बुद्धिजीवी। अब जो अलग अलग स्पीसीज के क्राइटेरिया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे आते हैं। ये अगर कई सारे स्पीसीज एक जगह पे हैं तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। इकोसिस्टम, कई प्रकार के इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, मैराइन, लोटिक, लैंटिक, अगर एक साथ कलेक्टिवली हम देखें तो ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बनाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि जीन लेवल पे बात करें, किसी ऑर्गेनिज्म के जीन लेवल पे बात करें, इंक्लूडिंग जो है आपका स्पेशिएशन, इंक्लूडिंग आपका म्यूटेटेड स्पीशीज़ की बात करें, म्यूटेशन के दौरान पैदा हुए स्पीशीज़ की बात करें, एक ही तरह के जीनोम के आधार पर स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करें,
एक ही आधार के जेनेटिक मेकअप कोड को डिफरेंशिएट करें, तो ये आपका जो डाइवर्सिटी आती है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में काउंट होता है। इसके बाद से यही स्पीसीज़ों को अलग अलग क्राइटेरिया में रखा जाता है। जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट मतलब कि अब वो दिखेंगे नहीं, जैसे डोडो बर्ड, डायनासोर्स। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब कि जंगल, वाइल्ड इलाका में जहाँ वो पाए जाते हैं वहाँ वो नहीं मिल रहे हैं, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है। थ्रेटेंड में 3 क्राइटेरिया आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वर्निएबल। फिर एक क्राइटेरिया है नियरली थ्रेटेंड का और एक है लीस्ट कंसर्न स्पीसीज का। लीस्ट कंसर्न मतलब अभी उनके बारे में शोध चल रहा है। तो इस तरह के आते हैं। स्पीसीज के नए नए वेराइटीज़ देखने को मिलते हैं वेटलैंड्स में, जैसे एम्फीबियंस, नए नए मेढक आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मेढक से एक चीज़ याद आई, मेढक जो है अगर कहीं मात्रा में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेढक हैं किसी सॉइल में पाए जाते हैं, बहुत सारे केचुए किसी सॉइल में पाए जाते हैं, तो ये इसका क्या मतलब है? कभी गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि वो सॉइल बहुत प्रोडक्टिविटी वाला है, उसमें NPK तीनों हैं, NPK तीनों हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों सही मात्रा में होगा तो आपको ये 3 केचुआ और मेढक आपको दिखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद से इन्हीं स्पीसीज क्राइटेरिया को अगर हम लिस्ट करते हैं बुक्स के आधार पे, रेयर लिस्ट या जो है आपका एक्सटिंक्ट लिस्ट बनाते हैं, तो एक्सटिंक्ट से लेकर और रेयर तक जो आप देख रहे हैं, एक्सटिंक्ट से लेकर रेयर तक रेड लिस्ट में आते हैं। फिर एट रिस्क पे कौन आएंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वर्निएबल, इंडेंजर्ड टू अननोन एक्सटेंट तक आएंगे। फिर इसके बाद से आपका नॉट एट रिस्क ऑफ कंसर्न एक्सटेंशन पे आएंगे, जो है वो है रेयर, वर्निएबल, नॉट इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब ये ग्रीन वाले तक आपका आएंगे। इसका इस्तेमाल रेड डेटा बुक या ग्रीन डेटा बुक या ब्लू डेटा बुक बनाने के लिए होता है, या किसी भी कंट्री का अपना डेटा बैंक बनाने के लिए किया जाता है। फिर इसको नापा कैसे जाता है? मेजरमेंट किसने दिया, कब दिया? तो विटेकर क्लासिफिकेशन जो इसका पैरामीटर है, विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया 1965 में। 1965 में विटेकर ने एक पैरामीटर बनाया, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा को याद रखिएगा, अभी बताता हूँ इसके बारे में मज़ेदार चीज़। तो अल्फा बीटा गामा को रखा। अल्फा बीटा गामा अलग अलग स्पीसीज क्राइटेरिया को डिनोट करता है। अब ये स्पीसीज क्राइटेरिया अल्फा बीटा गामा चाहे स्पीसीज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो, चाहे एक्वाटिक इकोसिस्टम में हो, चाहे लोटिक इकोसिस्टम में हो, चाहे लेंटिक इकोसिस्टम में हो, चाहे केव इकोसिस्टम में हो, चाहे डिजर्ट इकोसिस्टम में हो, चाहे बायोम के किसी भी पायदान पे हो, उन सब पे ये लागू होता है। मैंने इकोसिस्टम पे एक वीडियो बनाया है, बहुत सरल, वो आई बटन में आ जाएगा, इकोसिस्टम का भी और उसके एबायोटिक कंपोनेंट का भी, उसको भी आप देखिएगा, बहुत इजी है और सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें उसमें मैंने रख रखी हैं। आप खुद इकोसिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे, उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। आप किसी भी इकोसिस्टम, आपसे कहा जाए कि केव इकोसिस्टम बनाइए, तो केव इकोसिस्टम पे आपको नोट्स बहुत सरलता से बन जाएगा अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो। आपके लिए 2 मिनट का काम होगा कोई भी इकोसिस्टम को बनाना, कॉपी पे लिखना, मेमोरीज में स्टोर करना, तो उसको आप जरूर देखिएगा, ईजीएस्ट वे है वो। इसके बाद से अब जो मैंने बताया था आपको अल्फा बीटा गामा, इसको याद रखने के लिए, ये है क्या? 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज जो है 17 सितंबर 2020 हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रहा हूँ। और चूंकि ये चैनल इकलौता ऐसा चैनल है जो इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाया जा रहा है और इन्वायरमेंट की जानकारी दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो भी इसमें जानकारी होगी बहुत सॉलिड और कॉन्क्रीट होगी। ऐसा चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल्स द्वारा चलाया जाता हो, इसको ध्यान रखिएगा, ये ही मज़ेदार बात है। और अब सबसे मज़ेदार बात, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, तो मुझसे पूछा कि सर ये बताइए, वाई अल्फा बीटा गामा, वाई नॉट x1 x2 x3 या xyz या a² b² c² करके, या a² या कोई और न्यूमेरिक डिजिट, कोई और न्यूमेरिक डिजिट, किलोमीटर, मीटर एंड जो है आपका सेंटीमीटर में भी रख सकते थे, अलग अलग यूनिट्स दे सकते थे। वाई अल्फा बीटा गामा इज सेलेक्टेड बाय द विटेकर। सवाल बहुत अच्छा था
और विद इन सेकेंड मैंने उसको अभी तुरंत जवाब दिया। उसका मैंने जवाब उसको तुरंत बताया कि इसलिए किया गया ये क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा कलेक्टिवली नोन एज स्पेशियल कंपोनेंट्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। बायोस्फीयर में हम क्या करते हैं, स्पेशियल कंपोनेंट्स को रखते हैं, और स्पेशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं, स्पेशियल मतलब कुछ नहीं है, स्पेशल मतलब लोकल, सॉरी एक आगे चलते हैं। देखिए स्पेशियल कंपोनेंट मतलब लोकल और एंडेमिक जो वहाँ के हों। अब वहाँ एक पर्टिकुलर इलाके के लोगों को वर्गीकृत करना है तो आप अल्फा बीटा गामा में कर देंगे, बहुत सहूलियत से स्पीसीज का वर्गीकरण होता है। ये क्लासिफिकेशन विटेकर की सोच थी और वाकई में ये नायाब सोच थी जिससे कई सालों तक हम इस पे डेटास को इनपुट करेंगे और कभी भी जो है डेटा ओवरफ्लो नहीं होगा। हम स्पीसीज को अलग अलग पायदान पे उनके अल्फ़ा बीटा और गामा के प्रेजेंस पे रखते चले जाएंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, स्पेशियल कंपोनेंट। अब आपसे कोई भी पूछे कि भाई ये बताओ, बड़ा इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, ये बायोडाइवर्सिटी को अल्फ़ा बीटा गामा पे रखते हैं, क्यों नहीं किसी और पे रखते हैं? तो अब आप भी जान जाइए कि इसीलिए रखते हैं क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा के साथ जब हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं तो हम स्पेशियल कंपोनेंट्स को देख रहे होते हैं। द राइट आंसर इज दिस। अब अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है? अल्फ़ा डाइवर्सिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में स्पीसीज जो है चाहे वो एक ही हो वो अल्फ़ा में आएंगे। बीटा में क्या है? बीटा डाइवर्सिटी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी जब पढ़ाता हूँ और पॉपुलेशन डायनेमिक ग्रोथ कर्व के बारे में बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ तो बीटा डाइवर्सिटी आती है। बीटा डाइवर्सिटी को आपको समझिएगा। बीटा डाइवर्सिटी सक्सेशन से भी रिलेट होती है। यह वह डाइवर्सिटी है जो कि क्लाइमेट के चेंज होने पर, ध्यान रखिएगा, बीटा डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का वो कंपोनेंट है जो क्लाइमेट के शिफ्ट होने पर, चेंज होने पर, हल्के से टेम्परेचर में हुए बदलाव के कारण भी बदल जाता है। इसके साथ ही साथ यह सक्सेशन की उस प्रणाली को आप्ट करता है जहां इन्वेजन होता है ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज या जो है आपका माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको भी ये आप्ट करता है, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व और पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बीटा डाइवर्सिटी वह डाइवर्सिटी के श्रेणी में आते हैं स्पीसीज जो कि इन्वायरमेंट के चेंज के कारण या रिप्लेसमेंट के कारण होता है। अब इसको और बड़े पैमाने पे देखिए, जैसे कि मकाऊ बंदर और भी बंदर की कई प्रजातियां ये जंगलों में रहने के लिए डिज़ाइन थी। शहरीकरण के कारण जंगल काटे गए और ये बंदर उस जंगल को, उस इलाके से एक्लेमेटाइज थे, इसीलिए अब वो कंक्रीट के मानव निर्मित जंगलों में रहते हैं। वो एक्लेमेटाइज होना शुरू किए। अब चूंकि हमको मालूम है कि बंदरों से हमारा करीबी रिश्ता है और ऐसा डार्विन और लैमार्क जैसे लोग कहते हैं, विज्ञान इसको कहता है, तो बंदरों से हमारा करीबी रिश्ता होने के कारण क्या होता है कि एक वैचारिक धारणा मन में आ रही है मेरे, और आई, और मैंने कई बार इसको डिस्कस भी किया था क्लास में, कि क्या हो कि अगर कोई इन्वेजिव स्पीशीज हमारे अर्थ पे अटैक करे तो चूँकि हम बंदर से आए हैं तो वही चीज़ अडाप्टेशन के लिए हम ऑप्ट करेंगे। अगर हम उस बाहर से आए एलियन स्पीसीज के साथ कंपैटिबिलिटी रिलेशन बना के नहीं रखते हैं तो वी मे बी गेट एक्सटिंक्टेड। मनुष्य सभ्यता में जो उसका विरोध करेगा वो मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है, ह्यूमन पे भी लागू होती है, क्लाइमेट को लेकर और रिप्लेसमेंट को लेकर ये नियम लगता है। और ये बीटा डाइवर्सिटी कंसेप्ट है, ये बीटा डाइवर्सिटी कंसेप्ट है। दूसरा जो आपका मुख्य चीज़ है कि माइग्रेशन से और जो है क्लाइमेटिक पैटर्न का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। समुद्र का सतह जैसे जैसे बढ़ रहा है, तटवर्ती इलाके के लोग माइग्रेट करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस माइग्रेशन से जो आपका पहाड़ी इलाके के तरफ जब हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि
मैं क्लाइमेटिक माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ अभी, कि उस इलाके से जो समुद्र के किनारे शिफ्ट होकर पहाड़ों की तरफ भागे, तो उस इलाके में, पहाड़ी इलाके में फूड, फॉडर और शेल्टर को लेकर स्ट्रेस क्रिएट होगा, और ये स्ट्रेस युद्ध की तरफ ले जाता है, क्योंकि कंपटीशन लिविंग और सर्वाइवलिटी के लिए होगा, और ये सर्वाइवलिटी का जो कंपटीशन होगा, यही एक चिंता का विषय है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी जो है हमें वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है। युद्ध करने के लिए दुश्मन होना ही जरूरी नहीं है, युद्ध वैसे भी हो सकता है क्लाइमेट को लेकर, रिसोर्स को लेकर। तो गामा, अब आइए गामा डाइवर्सिटी पे। गामा डाइवर्सिटी क्या है? ये लार्जेस्ट एरिया को कंसीडर करती है, स्पेसीज इवननेस की बात करती है, इसीलिए स्पेसीज इवननेस को इंडिकेटर के रूप में रखा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम में। स्पेसीज इवननेस को स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम के लिए रखा जाता है। अक्सर सवाल आ जाते हैं कि स्पेसीज इवननेस क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम के लिए। अब यही सवाल को घुमा दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज ड्यू टू स्पेसीज इवननेस। स्पेसीज इवननेस जो है वो गामा डाइवर्सिटी का जो है पायदान है पे आता है, ठीक है। स्पेसीज रिचनेस अल्फा डाइवर्सिटी पे आता है। स्पेसीज रिचनेस अल्फा डाइवर्सिटी पे आता है, स्पेसीज इवननेस गामा डाइवर्सिटी पे आता है। अब आप सोचेंगे कि बीटा पे क्या आता है भाई? ऑड, ऑर्डरनेस। जानकारी आपको अच्छी लग रही हुई तो लाइक जरूर करिएगा। सिग्निफिकेंस, बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है हम सब जानते हैं। जितना बढ़िया बायोडाइवर्सिटी होगा उतना बढ़िया प्रोडक्टिविटी होगा किसी भी देश का। कंजम्पटिविटी की बात करें, कंजम्पशन, फुलफिल ऑफ रिक्वायरमेंट होगा, डिमांड सप्लाई बनी रहेगी, सोशल और एथिकल सोशल वैल्यूज मेंटेन रहेगी, एस्थेटिक वैल्यू मेंटेन रहेगी, लीगल प्रोसीजर्स नॉर्मल रहेंगे और लीगली हम सपोर्ट करेंगे उसको। फिर एथिकल, मोरल, जिसको कहते हैं मोरल कंसर्न रहेगा, मोरालिटी के साथ हम जुड़ेंगे। और देखिए, पर्यावरण विषय में आपको इस विषय को पढ़ना ही जरूरी नहीं है, इसका आत्मसार होना जरूरी है विथ मोरालिटी, तब इसका मजा है, तब इसका मजा है। बहुत सारे लोग एनवायरनमेंट साइंस ऐसे लेते हैं कि अरे हम जॉब पा जाएंगे। भाई जॉब भी आपको तभी मिलेगी जब आप उसके प्रति रिसेंट कंसर्न के साथ अवेयर रहेंगे। MBA करके भी लोग जॉब नहीं पाते हैं और हिंदी से भी लोग पढ़ के जॉब पा जाते हैं। पढ़ना आपको है, मार्गदर्शन मैं यहाँ से आपको दे रहा हूँ। जो रिक्वायरमेंट आप हमसे मांगेंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? इकोलॉजिकल वैल्यूज़, भाई जाहिर सी बात है, आपके पास गामा बायोडाइवर्सिटी है, आप रिचेस्ट इवननेस आपका है, तो आपके पास जो है इकोलॉजिकल वैल्यूज ज़्यादा होंगे। इकोनॉमिक्स की क्या बात आ गई? इकोनॉमिक्स की बात ऐसे आ गई क्योंकि हमको जंगलों से न केवल फूड और फॉडर मिलते हैं, औषधि गुण वाले पौधे और भी मिलते हैं। और औषधि गुण वाले पौधे जो हैं और हमारे बहुत सारे टिम्बर्स हैं जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देश को मदद करते हैं फाइनेंशियली, उसको देना चाहिए। अब यूकेलिप्टस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सफ़ेदा उसको कहा जाता है। पर्यावरण के विज्ञान के लोग जो पढ़ते हैं MSc, वो उनकी किताबों में लिखा होगा कि अगर टेररिस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट यूकेलिप्टस, टेररिस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट इज नोन एज यूकेलिप्टस। स्कैवेंजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट, OH रेडिकल्स, हाइड्रोक्सी रेडिकल्स। हाइड्रोक्सी रेडिकल्स जो है स्कैवेंजर्स कहते हैं एयर पोल्यूटेंट के, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे मदद मिलती है, फाइनेंशियल मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे आपके यहाँ, जितने नेशनल पार्क उतना बढ़िया टूरिस्ट आपका। देखिए भारत में टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यापार है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और डिब्रूगढ़ से लेके जैसलमेर जयपुर तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत बड़ा व्यापार है। और यह व्यापार
पर्यावरण के आधार पर चलता है। यह व्यापार भारत के पर्यावरण को संतुलित करके ही चलाया जा सकता है। यदि न चलाया जाए तो हमको कई जगहों पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस हम फेस करेंगे, क्योंकि टूरिज़्म से हमको फाइनेंशियल वैल्यूज़ मिलती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और जिस भी व्यापार से किसी भी देश को फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है, वह व्यापार उस देश का एसेट में आता है। हमेशा जान लीजिए, एसेट्स को बढ़ाना चाहिए किसी भी देश के लिए, अपने लिए भी एसेट्स बढ़ाइए। लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। फिर मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 5 जून को, जहाँ से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, जो आज के दिन की बात इसमें हो रही थी। शुरुआती स्लाइड में मैंने बताया जो, उसमें कहा गया कि पूरे दुनिया में जनसंख्या ये एक ऐसी जो है समस्या है जो सभी समस्याओं की जननी है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाद्यान्न कम होगा, नौकरियां कम होंगी, जगह कम होंगे, झगड़े बवाल शुरू होंगे। ऐसा होगा क्या? पॉपुलेशन कम होगा तो नौकरियां कम होंगी, खाद्यान्न कम होगा, झगड़े बवाल बढ़ेंगे? नहीं। अगर पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो ये सब बढ़ जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, बहुत बढ़िया उनकी गांधीयन फिलॉसफी है, कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से सारी चीज़ें मौजूद हैं। नेचर हैज़ एवरीथिंग टू फुलफिल आवर ग्रीड्स। एज कंपेयर टू, जब हम किसी को कंपेरेटिवली देखते हैं तो नेचर के कंपोनेंट, हमारी जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं की बात की गई, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो तथ्य है और तर्क है, वो तर्क एक सामान्य व्यक्ति की सोच है। तो वो कहते हैं कि वो हमारी ग्रीड्स के लिए कभी भी प्रकृति तैयार ही नहीं है, हमारी नीड्स के लिए है। नेचर हैज़ एवरीथिंग टू फुलफिल आवर नीड्स नॉट ग्रीड्स। महात्मा गांधी जी ने इसको बहुत पहले कहा, तब तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ था। अब पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्स पे स्ट्रेस पड़ता है, नौकरियों पे स्ट्रेस पड़ेगा, नौकरियां घटेंगी। भाई अब जनसंख्या आपके पास बहुत ज़्यादा है तो उसके बनस्पत आप नौकरी नहीं दे पाएंगे, कोई सरकार नहीं दे पाएगी, कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। जनसंख्या नॉर्मल होगी तो सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं सबको बराबर बराबर मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांधी जी ने खुद कहा था, और द हिंदू न्यूज़पेपर की ये एडिटोरियल कॉलम में छपा था महात्मा गांधी के इस तथ्य को लेकर। और कितनी बड़ी सोच और कितना बड़ा विचार उन्होंने भारत के लिए रखा, एक आम जनमानस का विचार। इसको हमको समझना होगा, अब नहीं तो कब। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्लाइमेट चेंज भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा। बहुत सारे एग्जॉटिक स्पीसीज एक अपने स्थान को छोड़कर दूसरे की जगह पर जाएंगे, बहुत सारे इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे स्पीसीज जो है एक्सटिंक्शन उनका मास लेवल पे होगा। फिर हैबिटेट लॉस, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज़मीन चाहिए, हम जंगलों की तरफ बढ़ेंगे तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, स्पीसीज विलुप्त होना शुरू होंगी। पोल्यूशन, ज़्यादा आबादी बढ़ने से पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। हम ज़्यादातर वेहिकुलर कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे जो कि फॉसिल फ्यूल पे चलते हैं, फॉसिल एडिक्टेड कंट्री बन जाएंगे। जैसे अमेरिका है, फॉसिल एडिक्टेड है। अब इंट्रोडक्शन टू एक्जॉटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन किसी भी एरिया में वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। लैंड यूज प्लानिंग और चेंज, इन्वेजिव स्पीसीज मतलब कोई स्पीसीज इन्वेड करता है। इन्वेजन क्लाइमेट चेंज के द्वारा भी होता है। अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है
तो वो स्पीसीज़ वहाँ से माइग्रेट करके उस जगहों पे जाएंगे जहाँ पे उनके लिए सहूलियत हो। तो इस इन्वेजिव स्पीसीज से भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जो पनडुब्बियाँ यात्रा करती हैं समुद्र में, वो बायोंसी पे वर्क करती हैं। आपको हल्का करने के लिए उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, नीचे खोल देती हैं तो सारा पानी ड्रेन होने लगता है और पनडुब्बी ऊपर आ जाती है। पनडुब्बी को नीचे जाना है तो सारा पानी पंप से फिर अंदर कर लेंगी तो नीचे बैठ जाती हैं। अब मान लीजिए कोई अटलांट महासागर में पनडुब्बी अपने चैम्बर्स को खोलकर उसमें पानी भरी, उसमें डाई एटम्स और जो है डायनोफ्लेजेलेट्स चले आए, उसके बाद से वो पंप करके इंडियन ओशन में खोली तो इंडियन ओशन को तो बर्बाद कर देंगे वो, या इंडियन ओशन से लेकर अटलांटिक में जाएगा तो अटलांटिक मैरीन इकोसिस्टम को डैमेज कर देगा। तो इस तरह भी इन्वेजन होता है, इस तरह भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज होता है। तो इससे उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देंगे। आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन है वो प्रभावित हो जाएगा और ये सब चीज़ें बायोडाइवर्सिटी पे ही डायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगी। लैंड यूज प्लानिंग क्या है? अब मान लीजिए कि आपको मैं एक छोटा एग्जांपल और लाइव देता हूँ। हम जब एमएससी के बाद से हम लोग पीएचडी में थे और कभी आप अयोध्या की तरफ आए अवध विश्वविद्यालय में, उधर पे बहुत सारे एक हवाई पट्टी है, एरोप्लेन के लिए छोटे हवाई जहाज उतरते हैं। उसके बगल में बहुत बढ़िया अरहर का खेत हुआ करते थे। अब वो अरहर के खेत काट कर वहाँ पर बन गए आवास। अब ये जब आवास बन गए तो घर बनने से उतना सारा अरहर, मान लीजिए कि 1000 कुंटल अरहर वहाँ पे निकलता हो, तो अब ये 1000 खाद्यान्न का प्रेशर किसी और खेत पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो नतीजा क्या होगा? पैदावार बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड हम छिड़ेंगे और फिर डिमांड होगी और प्रोडक्शन बढ़ाओ और प्रोडक्शन बढ़ाओ। ऐसे ऐसे करते करते हम और ज़्यादा करेंगे। नतीजा वही होगा जो पंजाब के लोग भोग रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा डीमेरिट है कि वहाँ पे इतना डीडीटी का छिड़काव हो गया कि आज भी वहाँ के चारे में, गाय के दूध में, ब्रीस्ट मिल्क में डीडीटी कंपोनेंट्स पाए गए। एक ट्रेन चलती है पंजाब से चंडीगढ़, कैंसर स्पेशल नाम है उसका। हम अपने आप को खत्म करने के लिए इस धरती पर थोड़ी ना आए हैं। हमारी कुछ मूलभूत जिम्मेदारियां, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज इस अर्थ की तरफ भी हैं। क्या गलती थी उस छोटे बच्चों की है जो वहां पे ब्रीस्ट फीडिंग के थ्रू कैंसर को ले रहे हैं? क्या गलती थी? खाद्यान्न की इस तरह भूख बढ़ाई, क्यों बढ़ाई? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी। हम कभी भी अपने आबादी के बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोकना चाहे, कभी भी नहीं। हमेशा से लगा रही ये गलत तरीका है। भाई डायनासोर थोड़ी ना हो कि विलुप्त हो जाओगे। ये गलत तरीका इस्तेमाल किया गया, अनप्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। और ये अनप्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए कि जो पहले जमाने में जब खेल मंत्री हुआ करते थे जो कभी बल्ला नहीं पकड़े थे, बीसीसीआई का जो है चेयरमैन वो बन जा रहा है जो कभी बैट नहीं पकड़ रहा है। अरे उसको दो जो उस खिलाड़ी हो। आमिर खान की एक पिक्चर थी दंगल, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दंगल पिक्चर में उस पहलवान को उसका कोच होना चाहिए था। उसको प्रोत्साहन दीजिए। लेट द एक्सपर्ट डू देयर जॉब्स, चूज द बेस्ट एक्सपर्ट फॉर देयर जॉब। आप किसी को भी बनाए जा रहे हो तो जब ऐसे करोगे तो ये अनयूज्ड, अनप्रैक्टिस होगा। भाई आपको पैदावार दिख रही है, आपके लोगों को खाना मिल रहा है, पर आपको मालूम है कि आप जो लोग खिला रहे हैं वो जहर है। अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे आप? नहीं करेंगे। यही चीज चेंज इन लैंड यूज प्लानिंग में आता है। ट्रेड, व्यापार के लिए जंगल तस्करी, चंदन, इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज टाइप के रेप्टाइल्स, पैरेट्स, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो ये? अपने घर में तोता ले आके पिंजड़े में रखो, कौन सा 30 मरखई भाई? कोरोना काल में तो खुद भी तोता बन गए हैं।
ये तरीका सही है क्या? वो जंगल का पक्षी, उसको पेड़ के पे बैठने दो, उसका परिवार है, उसको तुम वहां से पकड़ के उठा के ले आए। इनह्यूमन हो गए हम लोग, इनह्यूमन। पोचिंग, पोचिंग मतलब होता है इलीगल हंटिंग ड्यूरिंग नॉन हंटिंग सीजन, अवैध शिकार। एक्सीडेंट्स, ऑयल टैंकर का अभी हुआ है श्रीलंका और इंडिया के बीचों बीच में एक्सीडेंट होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा तेल लीक होता है, तो वहाँ का मैराइन इकोसिस्टम इम्पैक्ट होता है। केरल में गया था, कोवलम बीच पे आज भी मिट्टी वहाँ की काली है। कोवलम बीच पे जाएंगे तो मिट्टी को देखिएगा काली है, क्योंकि ऑयल टैंकर का लीकेज समुद्र में हुआ था और वो पानी के द्वारा बहकर वहाँ पे वो आया था। वहाँ के मछुआरे से मैंने बात की तो उसने बताया कि सर पहले बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे मिलती थीं, अब हम लोग को बहुत दूर समुद्र में जाना पड़ता है। मतलब जैसे जैसे हम मराइन पोल्यूशन करेंगे, हमारा मराइन इकोसिस्टम शिफ्ट होगा। मराइन इकोसिस्टम शिफ्ट होने से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो है वो डिस्टर्ब होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन मतलब समुद्र में 700 नॉटिकल माइल, हर कंट्री से 700 नॉटिकल माइल उसका कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन होता है। तो ये ऑयल टैंकर के एक्सीडेंट से। फिर फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग। अब जंगल में आग जैसे अभी लगी कैलिफोर्निया में, सुमात्रा में, उत्तराखंड में, अमेज़न में, ऑस्ट्रेलिया में, ये फॉरेस्ट फायर है। जंगल से लगी आग से बहुत ज़्यादा स्पीसीज नुकसान हुए। कितने सारे छोटे छोटे कंगारू और जो है बियर और हिरन के जो है बच्चों को लोगों ने सड़क पे जाके रेस्क्यू कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। इतना मार्मिक दृश्य था। भाई ये धरती तो ह्यूमन बीइंग के लिए और जानवरों के लिए बराबर है। प्रकृति के लिए तो जो ह्यूमन है वही चींटी है, वही एक बैक्टीरिया है, वही एक फंगाई है, वही लाइकेन है। प्रकृति तो डिफरेंशिएट नहीं कर रही है। आप अपने आप को टॉप कंज्यूमर मार के इंटरफियर मारेंगे तो यही सब होगा। और जिस दिन वो आइंस्टीन ने कहा है कि अगर केवल धरती पर से हम मधुमक्खी हटा दें तो 7 साल में मनुष्य सभ्यता ही विलुप्त हो जाएगी। हो रहा है। जैसे जैसे ओजोन परत पतली होगी, रेडिएशन यूवी-बी इंटर करेगी। यूवी-बी इंटर करने पर पॉलिनेशन कर रहे स्पीसीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो नष्ट होंगे। उनके नष्ट होने से पॉलिनेशन प्रक्रिया जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और पॉलिनेशन स्लो होने से ह्यूमन एक्सटिंक्शन शुरू होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, आपको बता दूं, उसका एक सिद्धांत है। वो प्रिंसिपल है डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज इफेक्ट क्या होता है कि लकड़ी के 100 बट्टे एक साथ रख दीजिए, एक ही साइज एक ही शेप के, और एक को टच करिए तो सब गिरता चला जाएगा। तब तक गिरेगा जब तक वो लास्ट लकड़ी का बोटा न गिर जाए। यही डोमिनोज इफेक्ट है। आप क्या सोच रहे थे, डोमिनोज पिज़्ज़ा? नहीं, यही। और लास्ट स्पीसीज ह्यूमन रेस है। खत्म हो जाएंगे हम लोग, विलुप्त हो जाएंगे। हम अपने बायोडाइवर्सिटी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम विलुप्त हो जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या मेथड है? 2 ही मेथड है। 2 ही चीज़ होती है, या तो आदमी पास होता है या तो फेल होता है। तो 2 ही मेथड है, एक इन सीटू कंजर्वेशन है, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन में बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ये होता है कि आप शादी ब्याह में गए, आप बैठिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब कि बफेलो सिस्टम में आप खाइए, ठीक है, आप खाने तक आइए, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब कि कोई स्पीसीज को उसके हैबिटेट में प्रिजर्व करना और किसी को उठाकर दूसरी जगह पे प्रिजर्वेशन करना, वो एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स, हॉट स्पॉट आते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स क्या है? वह स्थान जो देवी या आध्यात्म रूप से जुड़ा हो। जैसे हमारे सुल्तानपुर में आपका पारिजात वृक्ष, आपका बाराबंकी में पारिजात वृक्ष, ये सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। जब आप लखनऊ से गोरखपुर की तरफ चलेंगे ट्रेन से, तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है गोंडा। तो गोंडा स्टेशन के पास एक छोटी लाइन जाती है, मैलानी जंक्शन है। उसी के रास्ते में वो लाइन जो है वो पूरा मथुरा को कनेक्ट करती है, गोंडा टू मथुरा। तो मैलानी जंक्शन से पहले वहाँ पे एक स्टेशन है, उसका नाम है गौरी फंटा। गौरी फंटा स्टेशन मतलब ये है कि
गौरी मतलब पार्वती जी का एक मंदिर है, जंगल के बीचों बीच में है और चारों तरफ जंगल है, पूरा पूरा जंगल है, और उस जंगल के बीचों बीच में गौरी जी का मंदिर है, और जहाँ वो मंदिर है उस चारों तरफ में उसके जो है 100 मीटर में कोई भी पेड़ नहीं है। तो जंगल के बीच में बेयर्ड इलाका, जंगल के बीच में बेयर्ड इलाका जहाँ पे कोई पेड़ वेड़ ना हो, खाली स्थान हो, उसको फैंटा कहते हैं। और चूंकि वहाँ पे गौरी जी का मंदिर है इसलिए इसको गौरी फैंटा कहते हैं। वो सेक्रेट ग्रुप में आता है। इसी तरह सेक्रेट ग्रुप्स बहुत सारे हैं हमारे देश में हैं। हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम में ये आते हैं, हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम में आते हैं, पर ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत सेक्रेट ग्रुप्स के अंतर्गत भी आते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं और सारे स्पीसीज की बात करेंगे, तो जब सारे स्पीसीज की बात करेंगे तो पेड़ भी आएगा, क्योंकि पेड़ भी तो लिविंग है भाई। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा था कि ऐसे ही एडमिशन प्रक्रिया कुछ चल रही थी, तो पूछा कि बेटा तुम्हारा 96% नंबर सबसे मिनिमम है, तो ये बताओ कि प्लांट जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। आप ताजुब करेंगे, वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा बताता है कि प्लांट जो है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो प्लांट चलता नहीं है। हद है। खैर, अब सारे लिविंग कंपोनेंट को हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। फिर XC2 में क्या आएगा? सीड बैंक, जीन बैंक, जर्म प्लास बैंक, ट्रांसलोकेशन एरिया, बॉटनिकल गार्डन और बॉटनिकल पार्क या जू चिड़ियाघर, ये सब XC2 कंजर्वेशन में है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन इज द बेस्ट तरीका। क्यों? क्योंकि इन सीटू कंजर्वेशन से दौरान जब एक इंडिया में प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसमें कुछ प्रोजेक्ट को XC2 कंजर्वेशन के अंतर्गत रखा गया। अब आप ये सोचिए कि टाइगर जो है वो किसी जानवर को शिकार करके खाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि कच्चे मीट को पचाने के लिए बॉडी में उतना तापमान होना चाहिए, और उस तापमान के लिए उस शिकार के साथ वो दौड़ता है। दौड़ने से उसके बॉडी टेम्परेचर इतना पहुंच जाता है कि वो उस कच्चे मीट को आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। अब आप क्या कर रहे हैं? उसको छिला हुआ मुर्गा खिला रहे हैं पिंजड़े में रख के, और सोचेंगे कि वो लंबा चले, वो लंबा नहीं चलेगा, वो अस्वस्थ होकर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए XC2 कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेस नहीं मिली थी। XC2 कंजर्वेशन में किसी भी वाइल्ड लाइफ को आप कंजर्व करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होता है, और इसीलिए पूरे दुनिया में इन सीटू कंजर्वेशन को बेस्ट भी माना गया। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशंस, सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, सबसे पहला इन्वायरमेंटल कन्वेंशन 1972 को हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून। सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो कन्वेंशन हुआ वो 1992 को रायो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ, सबसे पहला, वो भी 5 जून को हुआ। और जो है ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस था फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ, इसको रायो समिट के भी नाम से जाना जाता है। ये एक बार तो 1992 में हुआ, दूसरा जो है जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना गया। इसी 1992 में जब पहली बार ये सम्मेलन हुआ तभी भारत ने इस पर सिग्नेचर कर दिया। भारत स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हुए सम्मेलन के सिग्नेटरी है, मतलब साइन किया है उन्होंने, क्योंकि भारत पर्यावरण को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सोलर की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास सौर दिवस ज़्यादा हैं, सोलेस्टिक ज़्यादा है। अब ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को। तो इंडिया ने 2002 में एक अलग ही, हमारे पास वाइल्ड लाइफ एक्ट है, हमारे पास फॉरेस्ट एक्ट है, हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो इन सबको कवर कर रहा है। सारे एक्टों का वो जिसको कहते हैं ना कि बिग बॉस है। फिर भी 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया। यह 5 जून 2003 को पारित हो गया।
हर साल 22 मई को भारत में बायोडाइवर्सिटी डे मनता है। इस साल बायोडाइवर्सिटी डे जो मना था वो था जो उसका थीम था वो था आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, हमारे समस्या का समाधान नेचर में है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हर थीम का मतलब होता है, थीम का मतलब ये है कि प्रकृति की तरफ बढ़िए, प्रकृति की तरफ बढ़िए। कभी भी आप देखिए प्रकृति में कई चीज़ें हैं, जैसे आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, लोग भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो कभी एक हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी एक समय निकालिए, किसी बहती जलधारा के पास आप बैठिए, किसी नदी के किनारे बैठिए, किसी झरने को देखिए, किसी जंगल में टहलिए किनारे, उसके पगडंडी पे जो अंदर सड़क बनी हो, कितना सुकून आपको मिलता है, कितना पीस मिलता है, स्ट्रेस रिलीज करता है। जापान में ये नियम है, लगा दिया गया है, जापान में नियम है कि वहाँ के लोगों को, स्टूडेंटों को क्लास 1 से 12 तक वो अपना 1 आवर का समय फॉरेस्ट में या रिवर के पास व्यतीत करेंगे। स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल की गई। कन्वेंशनल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसी का डिटेल है ये। किस टाइप का था, मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट था, कॉन्टेक्स्ट विथ इन्वायरमेंटलिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे था, ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट हुआ 22 मई 1992 को, साइंड हुआ 5 जून 1992 को, और इसका लोकेशन था रायो डी जेनेरो ब्राज़ील में, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ। 29 दिसंबर 1993 से ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें 196 स्टेट्स मतलब कंट्रीज पार्टिसिपेट की। इसके बाद कॉन्टेंजिया प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी आया। कॉन्टेंजिया प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी आया, ये आया, देखिए एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिएगा, 2002 में जोहान्सबर्ग समिट हुआ था, जोहान्सबर्ग में समिट हुआ था, उससे पहले आया था। कई बार ये सवाल आ जाता है कॉन्टेंजिया प्रोटोकॉल पहले आया था कि बाद में आया था, तो लोग 29 जनवरी याद रखते हैं और लगा देते हैं कि बाद में आया था, पहले ही आ गया था। इसी के आधार पर जोहान्सबर्ग समिट हुआ था। तो ये 29 जनवरी 2000 को हुआ था, 16 मई को साइंड हो गया, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, 11 सितंबर को इफेक्टिवली लागू हो गया, 173 कंट्रीज में पार्टिसिपेट की। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में चर्चा हुई। स्पेसिएशन की बात अभी होगी, अभी करता हूँ मैं आगे। नयोगा प्रोटोकॉल ने, अब जैसे कोई भी प्रोटोकॉल है, कॉन्फ्रेंसेज है, समिट है, उसको लिखने का भी तरीका यही है। किस टाइप का है, इन्वायरमेंट। साइंड कब हुआ, 29 अक्टूबर 2010। कहाँ हुआ, नयोगा जापान। कब से इफेक्टिव हुआ, 12 अक्टूबर 2014 से। कंडीशंस 50 रेक्टिफिकेशंस थे। सिग्नेटरी 92, टोटल नंबर ऑफ पार्टीज 126। नयोगा प्रोटोकॉल किस लिए लगाया गया, अब मान लीजिए कि इसकी जगह पे और कोई प्रोटोकॉल होता तो उस प्रोटोकॉल का आप लिख दीजिए कॉज। नयोगा प्रोटोकॉल किस लिए लगाया गया, जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए लगाया गया, और उसका इम्पैक्ट पे रिसर्च करने के लिए लगाया गया। ये ध्यान रखिएगा, इम्पैक्ट पे रिसर्च करने के लिए लगाया गया कि इससे कैसे हम मदद ले सकें। अब सवाल उठता है कि अगर आप कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट खा रहे हैं तो आपके जीन लेवल पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोचने की बात है। जैसे बीटी ब्रिंजल या बीटी आपका कॉटन है, बीटी मतलब बैसिलस थुरिनजेनेसिस, तो अब जो ये आपका स्पीशीज़ से मॉडिफाई होकर बनाया गया, तो क्या ये इफ़ेक्टिव है ह्यूमन रेस के लिए। ऐसा तो नहीं कि हम इसको खा रहे हैं आज और फिर उसके बाद से हम किसी ऐसी बीमारी को झेलें आने वाली पीढ़ियों में जिसकी कल्पना न की जा सके। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और अभी इस पर काम हो रहा है। इसीलिए हाइब्रिड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हालांकि हाइब्रिड मजबूरी है क्योंकि हमें पॉपुलेशन बढ़ाना है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल ही नहीं करना है, इस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हाँ चलो हाइब्रिड बढ़ाते हैं। अरे मेन आप किसी भी ऐसे कांटे को जड़ से निकालने के लिए आप उसमें जो है दही डाल दें या छाछ डाल दें तो वो निकल जाता है बाहर, ज़मीन में हो तो नष्ट हो जाता है, उसी में सड़ जाता है। पैर में चुभा हो अगर कांटा तो उस पर आप मदार का जो है, जितने भी यूफेरबेसी फैमिली हैं उसमें लैक्टिक होता है, उसको लगाने पर वो कांटा निकल जाता है बाहर। तो उसी तरह हम उस जड़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं।
खैर कानून हमारे पास है, हमारे पास एक्ट भी है, रूल भी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में बना, ये इम्प्लीमेंट 5 फरवरी 2003 को हुआ। चैप्टर इसमें 12 है, सेक्शन इसमें 65 है, एक्ट नंबर 18 ऑफ 2003 है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल भी है, ये 2002 में ये भी बना, ये 15 अप्रैल को 2004 में इम्प्लीमेंट हुआ। सेक्शन इसमें 24 है, फॉर्म्स इसमें 7 है। फिर आइए बुक्स के बारे में बात करें। 3 किताबें हैं, रेड डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक और ब्लू डेटा बुक। ये तीनों IUCN के द्वारा बनाई गई हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN को कहते हैं। इंडेक्स क्या है? बायोडाइवर्सिटी को नापने के लिए इंडेक्स भी है। एक है H इंडेक्स, सैनसन वेनियर H इंडेक्स कहते हैं इनको। यह इंडेक्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इंडेक्स है। और दूसरा सैमसन इंडेक्स है, जो लैम्डा को डिटरमिनेट करके होता है। ये डोमिनेंस के लिए होता है, ये स्पीशीज डोमिनेंस के लिए होता है। और सैमसन इंडेक्स इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए और डाइवर्सिटी के लिए होता है। सैमसन वार्नर इंडेक्स H इंडेक्स जिसको कहते हैं, और सैमसन इंडेक्स जो है वो डोमिनेंस के लिए होता है। इसको ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं 100% वाले में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव बताइएगा। कोई क्यूरी होगी तो इसके जो है कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।